मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग सीटेड दिसंबर सन 2019 में उर्दू के पेपर 2 की फर्स्ट लैंग्वेज में पूछे गए सवालात को हल करेंगे, जिससे आप लोगों को यह अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर 2 में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका पैटर्न क्या होता है। इस क्वेश्चन पेपर को हल करते हुए हम लोग उर्दू पेडागोजी के जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको हिंदी और अंग्रेज़ी में भी एक्सप्लेन करेंगे, ताकि पेडागोजी के सवालात को समझने में आपको कोई भी दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े। तो आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होने वाली है। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बदले में आप मुझे मेहनत का फल नहीं दे रहे हैं। कैसे मेहनत का फल देंगे? आप वीडियो को शेयर करेंगे, दोस्तों को रिकमेंड करेंगे कि वो हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग पेडागोजी के क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं, बाद में हम लोग पैसेज पे बेस्ड सवालों को हल करेंगे और मैं आपको आखिर में पैसेज को सॉल्व करने का तरीका यानी कि ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप आसानी से पैसेज के सवालों को कम वक्त में हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो पेडागोजी का है वो ये है कि दर्ज झेल बयान में से कौन दुरुस्त है। 4 स्टेटमेंट हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। पहला है एराब और रमूज जुमले के मानी बदल देते हैं, यानी कि जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, जो विराम चिन्ह होते हैं, वो सेंटेंस की मीनिंग चेंज कर देते हैं। दूसरा है एराब और रमूज बमुश्किल जुमले के मानी में रद्दो बदल करते हैं, यानी कि जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो मुश्किल से हार्डली सेंटेंस की मीनिंग में चेंजेस करते हैं। तीसरा है एराब और रमूज मतन को खूबसूरत बनाने में मुआविन होते हैं, यानी कि जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं वो पैसेज को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं, खूबसूरत बनाने में मददगार होते हैं। या फिर एराब और रमूज मतन के मुताले की रवानी में रखना अंदाज होते हैं, यानी कि जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं पैसेज को पढ़ने की जो फ्लुएंसी होती है उसको बाधित कर देते हैं, रोकते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो एराब और रमूज होते हैं, जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, विराम चिन्ह होते हैं, ये जुमले के मानी बदल देते हैं। हाँ, बदल देते हैं। कैसे? मैं एक सेंटेंस बोलूँ, रुको मत जाओ, ठीक है, रुको मत जाओ, मैंने ये आपको सेंटेंस लिखा, लेकिन मैंने यहाँ पे अगर कामा लगा दिया तो मीनिंग चेंज हो गई। रुको मत जाओ और रुको मत जाओ, दोनों में सेंटेंस में मीनिंग में चेंजेस हुए कि नहीं? अगर मैं कह रहा हूँ रुको मत जाओ यानी मैं रोक रहा हूँ, फिर मैं इसी सेंटेंस में यहाँ पे अगर मैं कामा लगा दे रहा हूँ, कह रहा हूँ रुको मत जाओ यानी कि मैं भेज रहा हूँ। तो इस तरह से आपने देखा कि जो एराब और रमूज होते हैं वो सेंटेंस की मीनिंग को चेंज कर देते हैं, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल ये है कि तलबा के लिखने के अंदाज़े कद्र को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, यानी कि जब आप चाहते हैं कि एक स्टूडेंट का राइटिंग स्किल का इवेल्युएशन करें तो आप सबसे ज़्यादा जो ध्यान देंगे, तवज्जो देंगे, किस पर देंगे? क्या सही इमला और कवायद पर, यानी कि करेक्ट स्पेलिंग और ग्रामर पर ध्यान देंगे, या फिर ख्यालात इजहार पर यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ पर, या फिर लफ्ज़ों को मुकर्रर तादाद में लिखने पर, यानी कि जो वर्ड्स हैं उनको फिक्स नंबर्स में लिखने पर, या फिर तहरीर में मुहावरे और ज़रबुल मसल बरतने पर, यानी कि जब आप लिखें तो इडियम्स एंड फ्रेजेस का यूज़ करें। तो जब आप बच्चे के लिखने के अंदाज़े कद्र को करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ख्यालात इजहार पर, यानी कि बच्चों के जो आइडियाज़ हैं उनको एक्सप्रेस करने पर, बच्चों के विचारों को अभिव्यक्त करने पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए तलबा के लिखने के अंदाज़े कद्र में। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये रहा जो कि एनसीएफ से रिलेटेड है, ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल में पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में से कौन एनसीएफ 2005 के रहनुमा उसूलों में शामिल नहीं है, यानी कि एनसीएफ का जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें इस ऑप्शन में से कौन शामिल नहीं है। बारी बारी से ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है स्कूल के बाहर की ज़िंदगी से मालूमात को जोड़ने पर,
जी हाँ, ये तो एनसीएफ के उसूल में शामिल है। एनसीएफ कह रहा है कि बच्चों को सिर्फ स्कूल पर ही बेस्ड जो नॉलेज है वो नहीं देना चाहिए, बल्कि स्कूल से बाहर के रियल लाइफ से भी बच्चों को रिलेट करना चाहिए। यानी कि स्कूल के बाहर की ज़िंदगी से मालूमात को जोड़ने पर ये एनसीएफ क्या करता है, जोर देता है। तो ये तो एनसीएफ के उसूल में शामिल हो गया। दूसरा है रटी हुई आमोजिश के तरीका को तर्क करने की यकीन दहानी पर। जी हाँ, ये भी बात सही है। जो एनसीएफ है वो रटने पर यानी कि मेमोराइजेशन पर, ठीक है, रट्टा मारने पर क्या करता है, मना करता है। यानी कि रटी हुई आमोजिश के तरीके को, रटने के जो पढ़ाने के तरीके हैं उनको छोड़ने की बात करता है। तो ये भी क्या है, एक एनसीएफ का रूल है, प्रिंसिपल है। ठीक है। तीसरा है कि निसाब को दरसी किताब पर मरकूज होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए, एनसीएफ हरगिज़ ये नहीं कह रहा है कि जो सिलेबस हो वो टेक्स्ट पे ही बेस्ड हो। एनसीएफ तो कह रहा है कि स्कूल के बाहर की ज़िंदगी से बच्चों की मालूमात को जोड़िए। तो यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है ये एनसीएफ के उसूलों में शामिल नहीं, यानी कि तीसरा वाला जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और ये ऑप्शन एनसीएफ के रहनुमा उसूलों में शामिल नहीं है। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि एनसीएफ का एक और उसूल क्या है। एनसीएफ का उसूल ये है कि एग्ज़ाम जो हो वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, यानी इम्तिहान को मज़ीद लचकदार और क्लासरूम की ज़िंदगी से मरबूत बनाना चाहिए। ये भी एनसीएफ कह रहा है। एनसीएफ क्या नहीं कह रहा है, एनसीएफ ये नहीं कह रहा है कि आप बस सिलेबस पे ही क्या रहें, डिपेंडेंट रहें। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा जवाब हो गया। अगला सवाल ये रहा कि जो हकीकी मालूमात क्या, कब, कहाँ और किस तरह ख़त्म हुआ के बारे में लफ्ज़ी तस्वीर फराहम करे उसे क्या कहते हैं। यानी कि जो लफ्ज़ी तस्वीर यानी कि फ़ोटोज़ वगैरह फराहम करे किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में कि वो कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, तो क्या उसको प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं या फिर मफजूज़ा काम कहते हैं या फिर वाक़याती रिकॉर्ड कहते हैं या फिर रेटिंग स्केल कहते हैं। तो जो किसी इन्फॉर्मेशन को क्या करे, पिक्चर में, तस्वीर में फराहम कर दे कि वो कब, कहाँ, कैसे हुआ, तो उसको हम वाक़याती रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। लड़के ज़बान के हवाले से क्या कर रहे हैं, इसके मुजाहरे का सबूत क्या है। बच्चे लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको अगर आप शो करना चाहते हैं तो चारों ऑप्शन में किससे करेंगे। जांच के नंबरात से, तलबा का ज़बान का इस्तेमाल लिखने और बोलने में, या फिर कौमी दरसियात और निसाब, या ज़बान के अगराज़ व मकासद की समझ। तो अगर तलबा ज़बान का इस्तेमाल लिखने और बोलने में कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि लड़के ज़बान के हवाले से लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, वाइगोस्की से रिलेटेड ये आपका सवाल आ गया। देखिए वाइगोस्की, पियाजे और आपका जो चॉम्स्की हैं उनसे सवाल आते हैं सेकेंड पेपर में। ठीक है, सेकेंड पेपर में ज़रूर सवाल आते हैं। तो मैं वाइगोस्की से मुताल्लिक इस सवाल को आपको समझा देता हूँ। पूछा यह जा रहा है कि वाइगोस्की के मचान बंदी मफरूज़ा के मुताबिक ज़बान के आमोज़गारों को दो दो के जोड़ों और ग्रुपों में काम करने का मौका फराहम करना चाहिए। क्यों। जो वाइगोस्की हैं उन्होंने अपने सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी में एक कंसेप्ट दिया जिसका नाम है स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग ये कह रहा है कि जो लर्नर्स हैं उनको ग्रुप बना के या दो दो के जोड़ों में काम करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। क्यों ऐसा वाइगोस्की कह रहे हैं, क्योंकि उस्ताद के काम की देखभाल आसान हो जाती है, या फिर तलबा के दरमियान तामुल यानी कि इंटरेक्शन, अंतःक्रिया उस्ताद को आराम करने का मौका देती है, या फिर समाजी तामुल यानी कि सोशल इंटरेक्शन ऐसे ठोस ज़राए फराहम करते हैं जिनके ज़रिए आमोजिश होती है यानी कि अधिगम होता है, लर्निंग होती है, या फिर इस तरह के समाजी तामुल आमोज़गारों को ज़बान की आमोजिश से मुनहरिफ कर देते हैं, फेर देते हैं।
तो यहाँ पे जो वाइगोस्की हैं वो कह रहे हैं कि स्कैफोल्डिंग बच्चों को देना चाहिए, दो दो के ग्रुप में काम करने का मौका देना चाहिए। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब बच्चे दो दो के ग्रुप में या फिर एक साथ इंटरेक्ट करेंगे, सामाजिक अंतक्रिया करेंगे, तो इससे क्या होगा? ठोस ज़राए फराहम होगा, यानी कि जो आपका कॉन्क्रीट एक कंसेप्ट बच्चों के सामने होगा जिससे बच्चे आसानी से सीख सकेंगे। तो इसीलिए स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट वाइगोस्की ने दिया, क्योंकि इससे समाजी तामुल ऐसे ठोस ज़राए फराहम करते हैं जिनके ज़रिए आमोजिश होती है। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये है कि इब्तिदाई आवाज़ों और उनके मिलाप के बजाय आसान और सादा जुमलों से ज़बान की तदरीस का आगाज़ किया जाता है। इसका मतलब यह है कि यानी कि जब आप लैंग्वेज की टीचिंग स्टार्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं? इब्तिदाई आवाज़ों और उनके मिलाप के बजाय आसान और सादा जुमलों से ज़बान की तदरीस शुरू करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि तरसील मुकम्मल जुमलों पर मबनी होती है। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये भी अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनेंगे। सवाल में ये कहा जा रहा है कि 7वीं जमात का उस्ताद ज़बान की क्लास में बसरी आमोज़गारों की तदरीस के लिए, यानी कि जो विजुअल लर्नर हैं, जो देख के चीज़ों को सीखते हैं, उनको पढ़ाने के लिए, उनकी टीचिंग के लिए क्या कर रहा है? यूट्यूब के वीडियो, समई आमोज़गारों के लिए रिकॉर्डिंग, यानी कि जो सुन के सीख सकते हैं उनके लिए क्या कर रहा है? रिकॉर्डिंग। और हरकी आमोज़गारों के लिए, यानी कि जो मोटर लर्नर हैं, उनके लिए क्या कर रहा है? तामुली खेल यानी कि इंटरेक्टिव गेम का इस्तेमाल कर रहा है। तो उस्ताद के इस्तेमाल करदा तमाम मल्टीमीडिया अफराद की ज़रूरतें पूरी करता है। यानी कि क्या कर रहा है? जो सिर्फ देख सकते हैं उनके लिए यूट्यूब की वीडियोस, जो सिर्फ सुन सकते हैं उनके लिए रिकॉर्डिंग, और जो फिज़िकली चैलेंज्ड हैं यानी कि हरकी आमोज़गार हैं उनके लिए इंटरेक्टिव खेल का इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसा अगर टीचर कर रहा है तो कौन सी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है? लिसानी फ़र्क, आमोज़शी अंदाज, या फिर आमोज़शी खामियाँ, या फिर मुस्तनद मवाद। तो यहाँ पे आमोज़शी अंदाज बी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। वकूफ़ियत पसंद नज़रिया के मुताबिक ज़बान के उस्ताद को बच्चों की गलतियों को किस तरह देखना चाहिए? जो आजकल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है वो क्या कह रहा है? बच्चों की जो मिस्टेक्स है वो उसको कैसे देखनी चाहिए? क्या आमोजिश में रुकावट और खलल है, यानी कि बच्चों की गलतियां लर्निंग में रुकावट पैदा करती हैं, या फिर गौर फिक्र की बसीरत फराहम करने वाली आमोजिश का हिस्सा है, यानी कि सोचने समझने की एक क्या देती हैं? अंतर्दृष्टि देती हैं, इंसाइट देती हैं, और ये आमोजिश का यानी कि लर्निंग का हिस्सा हैं, या फिर पहले इस्लाह की जाने वाली और फिर दोबारा करने से बचने वाली चीज़ मानते हैं, या फिर गलतियों को आमोजशी अमल में बच्चों की ऐसी लापरवाही जिस पर फ़ौरन ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, जो गलतियाँ होती हैं ना वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होती हैं। ये गलतियाँ बच्चों को अंतर्दृष्टि देती हैं, ये गलतियाँ बच्चों के सीखने में मददगार होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस लिहाज से देखें तो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वकूफ़ियत पसंद नज़रिया के मुताबिक ज़बान के उस्ताद को बच्चों की गलतियों को गौर फिक्र की बसीरत फराहम करने वाली आमोजिश का हिस्सा के तौर पर देखना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए, मुर्तकज़ समाअत यानी ध्यान से सुनना किसके साथ होता है? तवज्जो के साथ, तहम्मुल के साथ, ज़ाब्ता के साथ, या फिर बेहतरी के साथ। तो बहुत ध्यान से सुनना उसको मुर्तकज़ समाअत कहते हैं। तो ये तवज्जो के साथ होता है। पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब 120वां सवाल है कि खामोश मुतालिया से आमोज़गार सबसे कम क्या हासिल करेंगे? आप चुपचाप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं बिना आवाज़ किए, सिर्फ नज़रों के
नज़रों से आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, तो इससे सबसे कम क्या होगा, लफ्ज़ियात, वोकेबलरी, कवायद, ग्रामर, बोलने की महारत, पढ़ने की महारत। अब जब आप चुपचाप पढ़ रहे हैं यानी आवाज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जो बोलने की महारत है वो कम डेवलप करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि 110 से 120 ही तक कराया, 20 के सवालात क्या आ गए पीछे के, तो पीछे के सवालात यहाँ पे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देख लीजिए, माहिराना अंदाज में पढ़ना नहीं होता है, तामीरी, तख़य्युली, तरक्की पसंदाना या फिर इरादी या अमदी। तो इरादी और अमदी जो होता है वो माहिराना अंदाज में पढ़ना नहीं होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कहा जा रहा है कि दर्ज झेल में से किसका ताल्लुक तौसीई मुताले से यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग से या एक्सटेंसिव स्टडी से नहीं है। पहला है यह मुताले को ज़्यादा फरहत बख्श बनाता है। दूसरा ऑप्शन है ये गहरी तफहीम के लिए बित तफसील यानी कि डिटेल से मुताले में मुआविन होता है। तीसरा ऑप्शन है ज़बान की आमोजिश में मुआविन यानी कि मददगार होता है। चौथा है यह मुतालिया मतन को यानी कि पैसेज को कुल्ली तौर पर समझने के लिए होता है। तो यहाँ पे जो तौसीई मुतालिया है उसका ताल्लुक दूसरे वाले ऑप्शन से नहीं है, यानी कि अगर ये कहा जाए कि ये गहरी तफहीम के लिए भी तफसील मुताले में मुआविन होता है, तो ये इसका ताल्लुक तौसीई मुतालिया से नहीं है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो लिखने के अमली रवैये की तवज्जो किस पर होनी चाहिए। जो प्रोसेस अप्रोच है राइटिंग का, उसमें जो अमली रवैया जो है उसकी तवज्जो किस पर होना चाहिए। सिर्फ तरीके अमल पर यानी कि सिर्फ मेथड पर, या फिर सिर्फ मासल यानी कि रिज़ल्ट पर भी, या तरीके अमल और मासल दोनों पर। तो लिखने के अमली रवैये की तवज्जो तरीके अमल और मासल दोनों पर होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे जो कि पेडागोजी का आखिरी सवाल है। फिर हम पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आपको तरीका बताएंगे। कहा जा रहा है कि ज़बान की दरसियात में अदब की शमूलियत का सबसे अहम उन्सुर क्या है। लैंग्वेज की टीचिंग में जब हम लिटरेचर को भी शामिल कर देते हैं तो इसका सबसे अहम उन्सुर क्या है। ऑप्शन है यह सिर्फ सुनने और बोलने की महारतों में इजाफा करता है। क्या जब हम लिटरेचर को शामिल कर देते हैं लैंग्वेज की टीचिंग में तो सिर्फ इससे लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल डेवलप होती है, या फिर यह मुस्तनद मवाद होता है, यानी कि लिटरेचर को ज़बान की क्लास में शामिल करने से ऑथेंटिक टॉपिक मिल जाता है, या फिर यह दूसरी तहज़ीब के समझने में तलबा को मदद मिलती है, या फिर अपने ज़ाती रद्द अमल के यानी कि पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के एक्सप्रेशन में इजहार में तलबा की हौसला अफजाई करता है, यानी कि उनको मोटिवेट करता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होंगे, अगर आप लोगों ने दिमाग लगाया होगा तो यहाँ पे पहला छोड़ के तीनों सही लग रहा होगा, यानी कि जब हम ज़बान की दरसियात में अदब को शामिल करते हैं तो इससे हमें मुस्तनद मवाद भी मिलता है। हम दूसरी ज़बान के अदब को अगर क्या कर रहे हैं, दूसरे कहीं के लिटरेचर को, या फिर जैसे हम नॉर्थ में रह रहे हैं हम साउथ के लिटरेचर को अगर ज़बान में शामिल करते हैं तो इससे हमें दूसरी तहज़ीब को समझने में भी मदद मिलती है, और हम लिटरेचर के ज़रिए अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उनको क्या कर पाते हैं, एक्सप्रेस भी कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि तीसरा, दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों सही है, लेकिन इसमें तो एक ही सही होना चाहिए। लेकिन सीटेट ने क्या किया है, पहला वाला सही माना है, लेकिन पहला वाला तो बिल्कुल गलत है। कहा जा रहा है कि ज़बान की दरसियात में अदब की शमूलियत का सबसे अहम उन्सुर पूछा जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर दूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ कम, तो यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है सीटेट के द्वारा, यहाँ पे कम होना चाहिए था। तो ज़बान की दरसियात में अदब की शमूलियत का सबसे कम अहम उन्सुर क्या है, तो सबसे कम अहम उन्सुर ये है कि ये सिर्फ सुनने और बोलने की महारतों में इजाफा करता है, ये सबसे कम अहम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। तो चलिए अब पेडागोजी के बाद हम पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कम वक्त में कैसे हम पैसेज के सवालों को हल करेंगे, चलिए सिखाता हूँ। बड़े पैसेज को आप कम वक्त में कैसे हल करेंगे, आप अपने वक्त को इम्तिहान में कैसे बचाएंगे। देखिए अब ये जो पैसेज है आपको इसे पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है, पहले आपको पैसेज पढ़ना ही नहीं है। जब आप पैसेज को सॉल्व करने बैठें
तो पहले क्या कीजिए, पहले सवालात देखिए। सवालात जब आप पहले ही पढ़ लेंगे तो सवालात जब आपके ज़हन में आ जाएंगे, उसके बाद जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज पढ़ते ही आपको सवालों के जवाबात मिलते जाएंगे। या फिर आपको क्या करना है, सवालात पढ़ना है और हर सवाल से एक अहम जो लफ्ज़ है या फिर आप उसे कीवर्ड कहिए, उसे आपको ज़हन नशीन कर लेना है या फिर पेपर पे कहीं किनारे लिख लेना है। ठीक है, जैसे पहला जो सवाल है कि लता के गाने की क्या खासियत है, यानी लता के गाने की खासियत क्या है, तो ये जो खासियत लफ्ज़ आपको मिल गया, इसको आपको जल्दी से आप अपने क्वेश्चन पेपर के किनारे लिख लेंगे। ठीक है, ताकि जब आप पैसेज पढ़ें तो आपको पूरा पैसेज ना पढ़ना पड़े, सीधे आपको फ़ौरन खासियत को ढूंढना पड़े और उसके आसपास के पैराग्राफ को पढ़ के आप समझ जाएं कि सवाल कहाँ से पूछा गया है और इसका मुमकिन जवाब क्या होगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले आप देखिए, यहाँ पे पहला सवाल है कि लता के गाने की खासियत क्या है, तो हमने खासियत को कीवर्ड उठा लिया, याद कर लिया। दूसरा है लता से पहले कौन एक अच्छी गुलकारा थी, तो यहाँ पे गुलकारा को आपको उठाना है और याद कर लेना है या फिर कहीं कोने में लिख लेना है। तीसरा है लता के गानों में कौन सी कैफियत पाई जाती थी, तो कैफियत लफ्ज़ को आपको ज़हन में बैठा लेना है। उसके बाद लता के गानों में क्या है, तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखें, कभी कभार ऑप्शन की भी आप मदद ले सकते हैं, तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं हम आहंगी, हम आमेजी या फिर बुलंद आहंगी। ये तीन जो ऑप्शन है वो एक जैसे हैं, तो आपको पैसेज में फ़ौरन ये ढूंढना है कि इस तरह से लिखे हुए अल्फाज हैं कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल जो है वो आपके सामने ये है कि लता के गानों में कौन से जज्बात की अक्कासी मुअस्सिर अंदाज में होती है, तो जज्बात या फिर अक्कासी आपको ज़हन में बैठा लेना है। उसके बाद अगला सवाल कि लता के गीत के दो लफ्ज़ों का फासला किससे भरा हुआ है, लता के गीत के दो लफ्ज़ों का फासला किससे भरा हुआ है, ये सवाल है आपका। तो फासला आपको ज़हन में रखना है। ठीक है, उसके बाद कुछ सवाल जो ऐसे भी होंगे जिनको आपको पैसेज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप बिना पैसेज पढ़े उसको हल कर लेंगे। जैसे लफ्ज़ की जमा अल्फाज हो जाएगी। अब अल्फाज अरबी जमा है, आप कहेंगे ऑप्शन में ही नहीं है, तो लफ्ज़ की उर्दू जमा ढूंढिए, तो लफ्ज़ की उर्दू जमा जो होगी वो लफ्ज़ों हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पैसेज नहीं पढ़ा, पहले ही एक सवाल का जवाब हमने पा लिया। ठीक है, दूसरा है मुश्किल का मुतज़ाद, मुश्किल यानी कि डिफ़िकल्ट, उसका अपोजिट क्या होगा, ईजी होगा। ईजी को हम क्या कहते हैं, आसान कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आसान आपका ऑप्शन में है, लेकिन उसके मुकाबले एक और ऑप्शन है सहल। ठीक है, तो मुश्किल का उल्टा जो होगा वो सहल नहीं बल्कि आसान होगा, जो आमतौर से इस्तेमाल होता है। तो मुश्किल का मुतज़ाद आसान आप जवाब देंगे। ठीक है, अब देखिए लता की मकबूलियत का राज क्या है, तो मकबूलियत को आपको पकड़ लेना है। अब हम आते हैं पैसेज पे। ठीक है, कुछ कीवर्ड आपने कोने में लिखे होंगे। ठीक है, मैंने लिखे नहीं हैं, लेकिन आपने पेपर जब आपको हल करना है तो लिख लेना है। ठीक है, अब कीवर्ड को लिख लेना है। पहला जो कीवर्ड आपने लिखा था वो क्या था, खासियत था। अब आपको पैसेज पढ़ना है। ठीक है, पैसेज को पूरा पढ़ना नहीं है, सीधे सरसरी निगाह डालनी है, आपको स्कैनिंग करना है और देखना है कि खासियत कहाँ दिख रहा है। खासियत यहाँ से आपको दिख गया, आप उससे पहले के सेंटेंस को पढ़िए। लता के गाने की एक और ख़ासियत यह है कि उसकी आवाज़ की लताफत, यानी लता के गाने की एक ख़ासियत और है, उसकी आवाज़ की लताफत, यानी कि लता के गाने की खासियत क्या हो गई। ऑप्शन में देखिए लता के गाने की खासियत क्या है, उसकी आवाज़ की लताफत, आपको जवाब मिल गया। ठीक है, उसके बाद आपने गुलकारा जो लफ्ज़ था उसको
याद किया था एज ए कीवर्ड, तो यहाँ पे आपको फ़ौरन गुलूकारा मिल जाएगा। अगले 2-3 लाइन में गुलूकारा यहाँ पे मिल गया। उससे पहले का सेंटेंस पढ़िए। लता से पहले सिंगर नूरजहां भी एक अच्छी गुलूकारा थी। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में आएंगे तो लता से पहले कौन एक अच्छी गुलूकारा थी? आपको जवाब मिल गया, नूरजहां थी। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल कि लता के गानों में कौन सी कैफियत पाई जाती है? कैफियत एज ए कीवर्ड आपने याद किया और फ़ौरन आपने जब पैसेज पे नज़र दौड़ाया तो आपको मिल गया ये कैफियत लफ्ज़। आप उससे पहले का सेंटेंस पढ़ेंगे कि लेकिन लता के गानों में नरमी और बेखुद कर देने वाली कैफियत पाई जाती है। तो अब ऑप्शन में आते हैं, लता के गाने में कौन सी कैफियत पाई जाती है? नरमी और बेखुद कर देने वाली कैफियत पाई जाती है। चौथा वाला ऑप्शन होगा। लता के गानों में क्या है? तो मैंने आपको इस जैसे अल्फाज ढूंढने के लिए कहा था, तो पैसेज में आप नज़र दौड़ाइए जल्दी से। जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बुलंद आहंगी मिल गया। पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे। लता के गानों की एक और खुसूसियत उसकी बुलंद आहंगी है। तो लता के गानों में क्या है? एक बुलंद आहंगी है। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। लता के गानों में कौन से जज्बात की अक्कासी मौसिर अंदाज में होती है? तो जज्बात और अक्कासी आपको मैंने कीवर्ड बताया था। अब ढूंढिए जल्दी से जज्बात आपको कहाँ मिल रहा है। ठीक है। तो अगर आप नज़र को दौड़ाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जज्बात और अक्कासी यहाँ से आपको दिख गया। पूरे सेंटेंस को पढ़िए। ये मान लिया गया है कि लता के गानों में दर्द भरे जज्बात की अक्कासी मुअस्सिर अंदाज में होती है। सवाल क्या था? सवाल ये था कि लता के गाने में कौन से जज्बात की अक्कासी मुअस्सिर अंदाज से होती है? तो दर्द भरे जज्बात की। तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। लता के गीत के 2 लफ्ज़ों का फासला किससे भरा हुआ है? तो 2 लफ्ज़ों का फासला आपको ढूंढना है। 2 लफ्ज़ों का फासला कहाँ पे है? ठीक है। तो यहाँ पे 2 लफ्ज़ यहाँ पे दिख गया, यहाँ पे भी 2 लफ्ज़ दिख गया। तो इस सेंटेंस को पढ़िए। उसके गीत के 2 लफ्ज़ों के बीच का फासला तरन्नुम से इस तरह भरा हुआ है कि दोनों लफ्ज़ एक दूसरे में समाये हुए महसूस होते हैं। तो 2 लफ्ज़ यहाँ से जब आपको कीवर्ड मिला तो आप फ़ौरन जब सवाल पे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा कि लता के गीत के 2 लफ्ज़ों का फासला किससे भरा हुआ है? पैसेज में बताया जा रहा है तरन्नुम से भरा हुआ है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। इन दोनों सवालात के जवाब मैंने पहले ही आपको बिना पैसेज बता दिया था। अब लता की मकबूलियत का क्या राज है? तो मकबूलियत एज ए कीवर्ड आपने कोने में कहीं लिखा होगा और आपको जब आप पैसेज देखेंगे तो पैसेज के शुरू में ही आपको मकबूलियत दिख जाएगा। ठीक है। तो लता की मकबूलियत का असल राज उसकी आवाज़ की नगमगी है। अब देखिए यहाँ पे सवाल में आते हैं, लता की मकबूलियत का राज क्या है? उसकी आवाज़ की नगमगी। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। तो इस तरह से जब आप पैसेज को सॉल्व करेंगे तो आपका वक्त बच जाएगा। चूँकि मैंने आपको समझाया और बार बार मैंने पेजेस को स्लाइड्स को बदला। ठीक है। तो इसलिए मुझे ज़्यादा वक्त लगा। लेकिन जब आप इसकी 1-2 बार घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे और एग्ज़ाम में जब आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपका वक्त बचेगा। तो जब कभी भी आप पैसेज सॉल्व कीजिए तो पहले क्वेश्चंस पढ़िए। क्वेश्चन से कुछ कीवर्ड या फिर पूरे क्वेश्चन को ही अपने ज़हन में बैठा लीजिए और फिर पैसेज पे सरसरी निगाह डालिए। जैसे ही क्वेश्चन का कीवर्ड आपको दिखे उसके आगे पीछे के सेंटेंस पढ़िए, फ़ौरन आपको जवाब चुटकी में मिलेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब एक और पैसेज है जो कि पोएट्री है। ठीक है। पोएट्री में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। अगर छोटा सा पैसेज है तो आप पहले पैसेज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब बड़ा पैसेज हो तो पूरा पैसेज आपको नहीं पढ़ना। पहले आप एक बार पूरा पैसेज पढ़ेंगे, टाइम बर्बाद होगा। फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे,
फिर आप उस क्वेश्चन के आंसर के लिए फिर से पैसेज पढ़ेंगे, तो इस तरह से वक्त ज़ाया हुआ ना। तो पहले आप पैसेज ना पढ़ के क्वेश्चन देखिए, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। किसके तस्करे न करने की बात कह रहा है शायर। तो यहाँ पे तस्करा लफ्ज़ हमको ढूंढना है पैसेज में। तो चलिए मैं आपको सीधे आता हूँ तस्करा। यहाँ पे तस्करे दिख गए। अब उस पूरे शेर को पढ़ लेते हैं जिस मिसरे में तस्करा आया है। यह अंधेरे के तस्करे कब तक दोस्तों रोशनी की बात करो। तो ये अंधेरे के कब तक तस्करे किए जाएं, यानी कि कह रहा है कि अंधेरे के तस्करे मत करो। अब सवाल पे आओ, शायर किसके तस्करे न करने की बात कह रहा है। अंधेरे के तस्करे न करने की बात शायर कह रहा है। अगला है, शायर दिल लगी की बात करने वाले को क्या कह रहा है। दिल लगी की बात, अब दिल लगी की बात यानी कि आपको दिल लगी लफ्ज़ ढूंढना है जो कि आपको फ़ौरन मिल जाएगा। अहले महफिल उदास बैठे हैं, अब कोई दिल लगी की बात करो। सवाल में आपसे पूछा गया है कि शायर दिल लगी की बात करने को क्यों कह रहा है। क्यों? क्योंकि अहले महफिल उदास बैठे हैं, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ें अगले सवाल पे। अगला सवाल यह है कि शायर दुश्मनों से कौन सी बात करने को कह रहा है। तो यहाँ पे दुश्मन लफ्ज़ एज ए कीवर्ड आपको ढूंढ लेना है। तो यहाँ पे जब आप दुश्मन को देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख गया, बात जब है कि दुश्मनों से भी जब करो दोस्ती की बात करो, यानी कि शायर दुश्मनों से भी दोस्ती की बात करने की कह रहा है। तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे तो चौथा वाला ऑप्शन दोस्ती आपको दिख जाएगा। फूल मुरझा गए तो क्या डैश है। तो यहाँ पे एक मिसरा है, इसमें खाली जगह छोड़ दिया है। तो फूल मुरझा गए कौन से मिसरे में है आपको फ़ौरन ढूंढ लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फूल मुरझा गए तो क्या गम है। तो ये जो गम लफ्ज़ है इसी को शायर ने गायब करके खाली जगह बनाई थी। तो हमारा जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, गम हो जाएगा। फूल मुरझा गए तो क्या गम है। तो यहाँ पे खाली जगह में गम भरा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब जो इतना पैसेज हमको पढ़ना था हमने पढ़ लिया। अब इस सवाल के लिए पैसेज पढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। क्यों हम पैसेज पढ़ के टाइम बर्बाद करें, सीधे सीधे दोस्ती का मुतज़ाद आपका दुश्मनी हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि शेर के दूसरे मिसरे में शायर रोने वालों से क्या कह रहा है। अब आएंगे हम उस पैसेज पर जिससे मुताल्लिक़ सवालात हम लोग हल कर रहे हैं। जब आप देखेंगे तो उसमें जो पहला शेर है उसके दूसरे मिसरे में रोने वालों की बात हो रही है। तो शायर क्या कह रहा है, रोने वालों हंसी की बात करो। यानी कि शायर रोने वालों से किसकी बात करने के लिए कह रहा है, हंसी की। तो जब आप आएंगे सवाल पे और ढूंढेंगे कि हंसी की बात किस ऑप्शन में है, पहले वाले ही ऑप्शन में है। यानी कि शेर के दूसरे मिसरे में शायर रोने वालों से हंसी की बात करने को कह रहा है। तो देखा आपने, हमने बहुत ही आसानी से पैसेज के 15 सवालात हल कर लिए ना। मुझे एक्सप्लेन करने में वक्त लगा, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही कम वक्त में इन 15 सवालात को जो कि पैसेज से मुताल्लिक़ होंगे हल कर लेंगे।